हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आप भी कंफ्यूज हैं एनपीएस और यूपीएस में से कौन सी स्कीम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी? तो अपने बेसिक पे से एनपीएस और यूपीएस में मिलने वाली पेंशन और लमसम अमाउंट की कैलकुलेशन करके सही स्कीम का चुनाव किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, कैलकुलेशन शुरू करते हैं। आपके रिटायरमेंट पर 4 बेनिफिट मिलते हैं: ईएल, ग्रेच्युटी, लमसम और पेंशन। ईएल, ग्रेच्युटी दोनों फिक्स है, यानी एनपीएस हो या यूपीएससी, दोनों में आपको समान धनराशि मिलेगी। अब बचता है लमसम और पेंशन। ये दोनों एनपीएस और यूपीएस में अलग अलग होगा। तो चलिए एनपीएस यूपीएस में मिलने वाली पेंशन और लमसम अमाउंट की गणना करते हैं। ये कैलकुलेशन रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाला बेसिक पे से होगी। तो सबसे पहले हमें रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाला बेसिक पे का आकलन करना होगा। मेरा करंट बेसिक पे 31,400 है और मेरी सर्विस लेंथ 32 साल है। अब चलिए चलते हैं पे मैट्रिक्स पर। 31,400 यहां है। 10 साल में लेवल 4 में रहूंगा और 34,300 यहां मेरे 10 साल हो जाएंगे। तो एमएसीपी का लाभ लेकर मेन लेवल 5 में आ जाऊंगा। आपको पता ही होगा कि एमएसीपी का लाभ लेकर जब भी हम अपर लेवल में जाते हैं तो वर्तमान बेसिक पे या वर्तमान बेसिक पे से हायर अगली लेवल में शिफ्ट हो जाता है। जैसे मेरा लेवल 4 में बेसिक 34,300 है, तो लेवल 5 में 34,300 या उससे ज्यादा में शिफ्ट हो जाऊंगा। लेवल 5 में 34,300 तो है नहीं, इसीलिए मेरा बेसिक पे हुआ 34,900। लेवल 5 में 3 साल रहूंगा, 34,900 से 38,100 तक। इसके बाद मेरा प्रमोशन है तो मैं लेवल 6 में आ जाऊंगा। लेवल 6 में 38,700 से 52,000 तक में रहूंगा। 10 साल के बाद मैं लेवल 7 में आ जाऊंगा। इस लेवल में मैं 9 साल रहूंगा, 53,600 से 70,000 तक। अब मेरा फाइनल बेसिक पे जो रिटायरमेंट के टाइम होगा वह है 70,000। लेकिन 2026, 2036 और 2046 में वेतन आयोग भी तो आएगा, तो इस दौरान 12 से 15% सैलरी भी बढ़ेगी। तो मैं फाइनल बेसिक मान के चलता हूं कि मेरा बनेगा 90,000। तो बेसिक पे का आकलन कर लिया हम लोगों ने। अब दोस्तों, यह कैलकुलेशन मैंने अपने हिसाब से की है। आप लोग भी अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कब आपका प्रमोशन होगा, कब कब आपको एमएसीपी का लाभ मिलेगा, ये सब करके आप भी अपना रिटायरमेंट के टाइम का बेसिक निकाल लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक पे में डीए भी जोड़ लेते हैं। मान लेते हैं डीए 53% है। 90,000 बेसिक पे हो गया और 90,000 बेसिक का 53% डीए हो गया। तो फाइनल मेरा सैलरी निकला 1,37,700। सैलरी का कैलकुलेशन हो गया। अब हम लोग यूपीएस के जो नियम है उनके अनुसार अपनी पेंशन और लमसम अमाउंट की गणना कर लेते हैं। तो यूपीएस के अनुसार जब मैं रिटायर्ड करूंगा उस साल का 12 महीना की सैलरी का एवरेज जो भी होगा उसका 50% मुझे पेंशन मिलेगा। तो अभी मैंने जो कैलकुलेट किया 1,37,700, इसी को मैं मोटा मोटी मान लेता हूं कि यही मेरा 12 महीना का एवरेज भी है। दोस्तों, थोड़ा बहुत अंतर आएगा इसमें। 12 महीने का एवरेज जब हम लोग निकलेंगे तब, लेकिन मैं इसी को अपना 12 महीने का एवरेज मान लेता हूं, तो इसका हो गया 50%। तो ये मेरी मंथली पेंशन आ गई यूपीएस के थ्रू 68,850। ये मेरी हो गई पेंशन यूपीएस में। डीए इंक्रीज होगा या नहीं ये मुझे नहीं पता है। अगर किसी को पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। अब लमसम पर आते हैं। एक मुश्त राशि मुझे कितनी मिलेगी, तो इसका फार्मूला है पेंशन का प्रतिशत मल्टीप्लाई बाय सर्विस लेंथ का 2 टाइम्स। मेरा सर्विस लेंथ 32 साल का है, तो मैं 64 का गुण करूंगा तो पेंशन का 10% मल्टीप्लाई 64। तो लमसम अमाउंट जो मुझे एकमुश्त रिटायरमेंट के टाइम मिलेगा, अगर मैं यूपीएस अडॉप्ट करता हूं, ये हुआ 4,40,640। तो यूपीएस में तो हमने देख लिया सैलरी और पेंशन। अब यूपीएस की एक कंडीशन और देखते हैं, जिसमें अगर मान लीजिए हम लोग रिटायरमेंट से पहले विड्रॉल करते हैं तो हमारी पेंशन पर कितना असर पड़ेगा। तो दोस्तों, बेसिक प्लस डीए का 10% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है और इतना ही कंट्रीब्यूशन सरकार करती है यूपीएस में। तो मान लीजिए आज मेरा सैलरी 40,000 है और रिटायरमेंट के टाइम पर 90,000 सैलरी होगा, तो मेरा इन दोनों का 10% 4,000 और 9,000 हुआ। और अपनी पूरी सर्विस लेंथ के दौरान
मैं मानकर चलता हूं कि एवरेज कंट्रीब्यूशन मेरा 7,000 है। यूपीएस में आप सिर्फ अपने हिस्से को विड्रॉल कर सकते हैं, यानी ये जो 10% आपका है, बस वही। सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वह आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन देख लेते हैं। 7,000 जो मेरा कंट्रीब्यूशन है, इसमें 12 का गुण कर दीजिए, इनटू 32। 7,000 मंथली कंट्रीब्यूशन, एक साल में 12 महीने होते हैं, और 32 मेरा सर्विस पीरियड। मैंने अपना पूरा कंट्रीब्यूशन का जो अमाउंट है वो मैंने निकाल दिया। ये हुआ 26,88,000। अब देखिए मेरा जो अमाउंट है उसका मैं मैक्सिमम 60% तक विड्रॉल ले सकता हूं। तो मान लीजिए मैं 50% विड्रॉल कर लेता हूं रिटायरमेंट से पहले। तो अमाउंट मेरा जो यूपीएस में बचा हुआ है 13,44,000। अब मेरी फाइनल पेंशन कितनी हो गई? जितनी मेरी शुरू में पेंशन थी उसका हाफ। 50% विड्रॉल के बाद मेरा पेंशन बनेगी 34,425। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आप यूपीएस अकाउंट से विड्रॉल करते हैं तो आपकी पेंशन पर उसी अनुपात में असर पड़ेगा, यानी पेंशन अमाउंट घट जाएगा। चलिए यूपीएस की कहानी खत्म। अब हम देखते हैं एनपीएस में कितनी पेंशन बन रही है और कितना लमसम अमाउंट मिलेगा। कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। बेसिक प्लस डीए का 10% आपका कंट्रीब्यूशन होता है। मेरे केस में ये अमाउंट 4,805 है। ये आप अपनी सैलरी स्लिप में भो देख सकते हैं। 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। मेरे केस में 6,727 रुपया गवर्नमेंट मेरे एनएपीएस अकाउंट में जमा करवाती है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन 11,500। ये अकाउंट हर महीने मेरे एनपीएस में जमा हो रहा है। तो एक साल का टोटल कंट्रीब्यूशन हम लोग देख लेते हैं। 11,500 इंटू 12, कुल राशि हुई 1,38,000। वैसे तो मेरी सर्विस लेंथ 32 साल की है, लेकिन मैं 30 साल मान करके कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो 30 सालों का कंट्रीब्यूशन मेरा हुआ 1,38,000 मल्टीप्लाई 30, कुल राशि हुई 41,40,000 रुपया। यानी दोस्तों एनपीएस में पूरी सर्विस के दौरान मेरा और सरकार का कंट्रीब्यूशन ये हुआ। ये अमाउंट शेयर बाजार में इन्वेस्टेड रहता है, तो इस पर हमें कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है। मैं मान लेता हूं कि 13% इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। वैसे तो एनपीएस का इंटरेस्ट रेट 9 से 11 के बीच में ही रहता है, लेकिन मैं 13% मान के चल रहा हूं, क्योंकि हर साल मेरी सैलरी के साथ साथ मेरा जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन है वह भी तो इंक्रीज होगा। तो इसीलिए मैं 13% मान लेता हूं। तो इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोग देख लेते हैं। ये निकला 3,91,17,468। अब टोटल अमाउंट हो गया इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट 4,32,57,468। एनपीएस के वर्तमान नियम के अनुसार इस अमाउंट का 60% मुझे एक मुश्त मिल जाएगा, जिसकी राशि हुई 2,59,54,480। ये राशि टैक्स फ्री है। अब देख लेते हैं हमारी पेंशन कितनी बन रही है। तो पेंशन का नियम है एनपीएस की कुल राशि का 40% शेयर बाजार में इन्वेस्टेड रहेगा, और इसका जो इंटरेस्ट मिलेगा उसी से हमारी पेंशन बनेगी। तो पेंशन भी हम लोग देख लेते हैं कितनी बन रही है। कुल अमाउंट का 40% राशि हुई 1,73,02,987 डिवाइड बाय 240। 20 साल का 12 महीने का एवरेज, ये हुआ 240। और हमारी पेंशन की राशि निकाली 72,095। ये हुई एनपीएस की पेंशन। दोस्तों हमने जो इतनी कैलकुलेशन की उसका कंक्लूजन क्या निकला ये भी देख लेते हैं। यूपीएस पेंशन 68,850, एनपीएस पेंशन 72,095। ये फिक्स तो नहीं है, मार्केट रिटर्न के मुताबिक घट बढ़ सकती है। यूपीएस लमसम 4,40,640 एनपीएस में 2,59,54,480। विड्रॉल इफेक्ट यूपीएस में हाई है, क्योंकि इसमें आप अपनी जमा की हुई राशि से ही विड्रॉल करते हैं। जितना अधिक विड्रॉल उतनी कम आपकी पेंशन। एनपीएस में विड्रॉल इफेक्ट्स कम है, क्योंकि इसमें पैसा शेयर मार्केट में निवेश होता है और मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण एवरेज अमाउंट मेंटेन होता रहता है। अब यूपीएस में मान लीजिए किसी व्यक्ति की रिटायरमेंट के बाद डेथ हो जाती है, तो उसको मिलने वाली पेंशन भी खत्म हो जाती है।
यानी यहाँ आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। एनएपीएस में अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो भी जाती है तो रिटायरमेंट के वक्त आपको मोटा पैसा मिल ही जाता है और पेंशन तो साथ में मिल ही रही है। एनएपीएस में मिलने वाली एक मुश्त मोटी राशि को आप बैंक में या रियल स्टेट में इन्वेस्ट करके मोटा रिटर्न कमा सकते हैं, जबकि यूपीएस में सिर्फ आपको पेंशन का ही लाभ है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी एम्प्लॉय को एनएपीएस में मात्र 2000 पेंशन बनी, किसी की 3000 बनी। ये ऐसे लोग हैं जिनकी सर्विस लेंथ बहुत कम होती है। 25 से 30 साल की सर्विस लेंथ होगी तो एनपीएस अच्छा रिटर्न दे सकता है। एनपीएस के बारे में ज्यादातर लोगों का मानना है कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होने के कारण इसमें रिस्क बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन निफ्टी का या किसी भी इंडेक्स का आप चार्ट उठा करके देख सकते हैं, सभी का रिटर्न लॉन्ग टर्म में अच्छा ही रहता है। हाँ, एनपीएस में रिटर्न थोड़ा कम मिलता है। जैसे कि मैं भी म्यूचुअल फंड में 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं। मेरा एवरेज रिटर्न जब मार्केट हाई था तब 28% सालाना था। अभी जो मार्केट गिरा है उसके बाद भी मेरा एवरेज रिटर्न सालाना 14% है, जबकि एनपीएस में रिटर्न सिर्फ 9 से 11% ही मिल रहा है। रिटर्न थोड़ा कम है एनपीएस में। एनपीएस में स्कीम चूज करने का भी ऑप्शन है, तो सही स्कीम का चयन करके एनपीएस में मिलने वाले रिटर्न को बेहतर किया जा सकता है। दोस्तों, आज से 20-25 साल बाद महंगाई को ध्यान में रखते हुए यूपीएस में मिलने वाली धनराशि से आप क्या कर लेंगे, सोच लीजिए। कैलकुलेशन में कुछ कमी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं, और आप एनपीएस लेंगे या यूपीएस, यह भी कमेंट में जरूर लिखें। Thanks for watching. Please like this video and subscribe my channel for more updates.